आप ये बताइए, तो ईवीएम सेट है, जबलपुर में क्या जरूरत थी सांसद को विधायक बनाने के लिए, क्या जरूरत थी? कर्नाटक में ईवीएम सेट नहीं थी क्या? हिमाचल में इनकी ईवीएम सेट नहीं थी क्या? नहीं, जहाँ ये जीत जाएं, टीएमसी इतना संदेश खाली के ऊपर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उसके ऊपर इनकी एक भी महिलाएं नहीं आ रही सामने। देखिए, त्र्यंबकेश्वर के सुपुत्र हैं और खानदानी भाजपाई है। इन्होंने जनता की बहुत सेवा करी है और काफी दिन उन्होंने इस सीट पे आने के लिए इंतजार भी किया है। और जनसेवक होने के नाते हम तो ये कहेंगे, ऐसे ही लोगों को लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी को बनाना था, जैसे अपने दुबे जी को बनाया है। ऐसा क्या क्षत्रियता में हो गया कि क्षत्रियता के परिवार में जन्म लेने के बाद लोग हताश और निराश होकर डर जाएं और वो पार्टी छोड़ दें, तो ये एक असमंजस की स्थिति बनती, पर ज़्यादा दिन चलने की स्थिति नहीं है। कि लोकसभा प्रत्याशी टिकट वापस कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक एक्टर ने टिकट वापस की, इस तरह से यूपी में घटना घटी, तो ऐसा 400 पार हो रहा तो फिर कैंडिडेट टिकट क्यों वापस कर रहा आपका? कहते किसान को आतंकवादी देश का प्रधानमंत्री ने समझा है, लोग दलितों का शोषण किया है, ओबीसी का आरक्षण का मुद्दों का शोषण किया है। ये जनता सभी मुद्दों को लेकर लोकसभा में अपना वोट डालेगी, आक्रोश है। लेकिन कांग्रेस वाले आज भी अनुमानों अटकलों के बीच में ही डूबे हुए हैं। विधानसभा के चुनाव हुए और एक आप जीते, 7 भाजपा जीती, उसमें 2,40,000 वोट का अंतर है। और मैं आपको बता रहा हूँ लोकसभा चुनाव में 7 लाख से हारोगे, 7 लाख से। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में सियासी हलचलें और अटकलें तेज हो गई हैं। बीजेपी ने जबलपुर में एक ब्राह्मण चेहरा उतार दिया है, जबकि अभी कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं हुई है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जैसे ही एक लिस्ट जारी की थी, वैसे ही लोकसभा चुनाव में भी पहली सूची जारी कर सबको चौंका दिया है और जबलपुर से ब्राह्मण चेहरे आशीष दुबे जी को मैदान में उतारा है। आशीष दुबे भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता रहे हैं और कांग्रेस की चूंकि अभी लिस्ट नहीं आई है, तो हमारे साथ इस समय मौजूद है नगर निगम के सामने महाराणा प्रताप उद्यान में, जहां पर हमारे साथ प्रबुद्धजन हैं, गणमान्य नागरिक हैं और जागरूक नागरिक हैं, साथ ही कुछ नेता भी हैं और इनसे हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के मुद्दों को लेकर। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे ठीक पीछे हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय गोस्वामी जी, उनसे हम चर्चा करते हैं। गोस्वामी जी, ये बताइए कि अभी कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं हुई है, बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि पहले उनकी सूची जारी हुई, तो क्या आपको लगता है ये कुछ इनके लिए ड्रॉबैक नहीं है कांग्रेस के लिए? कांग्रेस की अगर हम जो देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव जीतने या हारने के बाद दूसरे दिन से अपनी नई तैयारी शुरू कर देती, इस मामले में कोई दो मत नहीं। और जहाँ कांग्रेस है वो अंतिम क्षण तक विचार करती है नामों को लेकर, उसमें बहुत पिछड़ जाते हैं। निश्चित रूप से जो प्रत्याशी वो बाद में घोषित करते हैं उनको तैयारी करने का उतना मौका नहीं मिल पाता है। यहाँ भी बहुत दिनों से सुना जा रहा है, भाजपा ने तो अपनी मध्य प्रदेश के 24 नामों की घोषणा कर दी है 29 में से, लेकिन कांग्रेस का अभी तक एक भी नाम नहीं आया है। उसका कारण उनका कुछ अंदरूनी हो सकते हैं, जो भी है, नामों पर सहमति न बनना या दूसरे भी कोई कारण होते हैं। अब स्थिति ये आ गई है कि एक सप्ताह से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता निश्चित रूप से उत्साहित हैं, उनका प्रत्याशी उनके सामने है, लेकिन कांग्रेस वाले आज भी अनुमानों अटकलों के बीच में ही डूबे हुए हैं कि किसको टिकट मिल रही है। और मौजूदा हालत तो ये है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। जिनका नाम उनने पहले सोच रखा था वो नाम किन्हीं कारणों से विलुप्त होते जा रहे हैं, नए नए नाम सामने आ रहे हैं। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता, कब तक वो कांग्रेस अपनी लिस्ट देती है। तो ब्राह्मण चेहरा लाने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, त्र्यंबकेश्वर के सुपुत्र हैं और खानदानी भाजपाई हैं। इन्होंने जनता की बहुत सेवा करी है और काफ़ी दिन उन्होंने इस सीट पे आने के लिए इंतजार भी किया है। और जनसेवक होने के नाते हम तो ये कहेंगे, ऐसे ही लोगों को लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी को बनाना था, जैसे अपने दुबे जी को बनाया है। आपको क्या लगता है अभी कांग्रेस का मतलब जो सूची जारी नहीं कर रही है, किस तरह से मतलब आप देखते हैं उसको? नहीं, उनके यहाँ विचार विमर्श चलता रहता है, उसके बाद हायर अथॉरिटी, फिर सुपीरियर हायर अथॉरिटी, जब तक वहाँ से ओके नहीं होगा जब तक इलेक्शन ही निकल जाएगा। बीजेपी के लिए अभी तो मुद्दा ऐसा आपको क्या समझ में आता, क्या मुद्दा है जो बीजेपी लेकर जीत सकती है? देखिए, जीतना है बीजेपी को ये तय है और जो जनता जिताएगी उसकी बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी समस्याओं का निदान चाहते हैं वो, और ये चाहते हैं कि लोकसभा प्रत्याशी जीतने के बाद नीचे लेवल पे सारी समस्याओं का निदान ग्रुप वाइज करे,
समस्याएं जन से जो अपन ये कहेंगे कि जन सुनवाई जैसा पब्लिकली जन सुनवाई होना चाहिए, ताकि जबलपुर की छोटी से छोटी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या, छोटे से छोटे कार्यकर्ता की पार्षद से लेके और लोकसभा प्रत्याशी जो जीतने वाला है उस तक को ये पता होना चाहिए कि जबलपुर की इतनी समस्याएं हैं और जनता के पास निदान है। ये बिल्कुल तय है, क्योंकि हम जिस समस्या से ग्रसित हैं हमको मालूम है कि इसका निदान क्या है, लेकिन कोई सुने तो भगवान चाहेगा तो अब की बार जो है इसमें सुनवाई अच्छे से भी होगी, जीतने के बाद जनता की समस्याओं का निदान भी होगा। जीतने के बाद जनता की समस्याओं का निदान होगा, आपका क्या कहना है? अभी तक तो भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े वादे चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी करती है और जो पूरे देश की जनता ने उनकी करनी और कथनी में अंतर समझ चुका है, जो युवाओं के साथ उन्होंने जो छल किया है, जो देश के प्रधानमंत्री ने जुमलेबाजी की है कि युवाओं को रोजगार देंगे, हम महंगाई दूर करेंगे, महिलाओं में जो अत्याचार होगा उसको खत्म करेंगे, और आज जो महिला जो घर का चूल्हा चौका करती है, जो 400 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात करे थे उसमें उन्होंने बिल्कुल विफल हुए हैं। ये सब जनता आने वाले समय में, किसान भी व्याकुल है वोट डालने के लिए। तो जो किसानों के साथ जो देश के प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने जो आज जो कत्र किया है, जो कि आज अपनी लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए उन्होंने खीला गाड़ा है और रोड में गड्ढे खोदे हैं, आज जो किसान भी उनके लिए आने वाला जो चुनाव में जो भाई साहब बोल रहे थे कि जनता कामों को देख के करना चाहती है, किसान को आतंकवादी देश का प्रधानमंत्री ने समझा है आज वो। और आप जो ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं, हमेशा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण पार्टी को बिलोंग करती है, वो लोग दलितों का शोषण किया है, ओबीसी का आरक्षण का मुद्दों का शोषण किया है। ये जनता सभी मुद्दों को लेकर लोकसभा में अपना वोट डालेगी, आक्रोश है। तो आप लोग मुद्दा उठा क्यों नहीं पाते हैं? चलिए, ये जैसे मुद्दे की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस क्यों नहीं उठा पा रही है, उनको बना क्यों नहीं पा रही है? भाई देखिए, कांग्रेस हमेशा जनहित में जनता के लिए आंदोलन करती है, ठीक है। मुद्दे जो हैं सबके सामने हैं। बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं 400 पार, तो ऐसा क्या है जब 400 पार हो रहा है? पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी टिकट वापस कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक एक्टर ने टिकट वापस की, इस तरह से यूपी में घटना घटी, तो ऐसा 400 पार हो रहा तो फिर कैंडिडेट टिकट क्यों वापस कर रहा? आपका अपने आपका साबित होता है कि आपके जो खोखले वादे थे वो जनता समझ चुकी है। आपने बोला था 2 करोड़ प्रतिवर्ष लोगों को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, ठीक, और किसानों की आय दुगनी होगी। 10 सालों में क्या स्थिति बनी? आज किसान की आय प्रतिदिन 27 रुपये है मात्र, और 81 करोड़ लोगों को ये लोग 5 किलो अनाज बांट रहे हैं, और 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था कहते हैं विश्व की। यही मजबूत अर्थव्यवस्था है कि लोगों को भूखे लाने पड़े, अगर उसको 5 किलो अनाज न मिले तो भूखा मर जाएगा। देखिए, भाई साहब बोल रहे हैं कि 27 रुपये प्रति हेक्टेयर, तो आप लोग मुद्दे क्यों नहीं उठा पा रहे? मैं यही समझना चाह रहा हूँ, और आप समझाइए कि कांग्रेस कहाँ पीछे है। मुद्दे उठाते हैं, ऐसा नहीं है मुद्दे उठाते नहीं है, लेकिन जब तक हमारे यहाँ मोदी जी बैठे हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि वो काम नहीं कर रहे, काम करने की बात नहीं मना कर रही, लेकिन जब तक वो बैठे हैं उनके हाथों में जो छड़ी घुमाने वाली, जनता को गुमराह करने वाली, जिस तरह से वो गुमराह करते हैं जनता को मीठी मीठी बातें करके, बड़े बड़े भाषण देके, लेकिन जो हम चाहते हैं जनता जो बेरोजगारी है, जैसे आपने गैस के बारे में सुना, पहले 4.5 मिलता था, बिजली का बिल बोला था 100 यूनिट में वो करेंगे, कहाँ गए ये सब वादे तो समझ कर देते हैं, और लेकिन जब चुनाव आता है 4 साल तो गोल रहते हैं और 1 साल बचता है तो लंबी लंबी घोषणाएं करते हैं, ये सब करके वोट को जीतते हैं। जैसे पिछले बार उन्होंने कहा था 300 वोट पार, इस बार वो 400-500 बोल रहे हैं। भैया ऐसे कैसे बोल रहे हो? क्या आप वो हो, अंतर्यामी हो? क्या आपने घोषणा कर दी हम इतने पार हो रहे हैं? आप ये बताइए। तो ईवीएम सेट है, जबलपुर में क्या जरूरत थी? सांसद को विधायक बनाने के लिए क्या जरूरत थी? ईवीएम सेट है, ईवीएम सेट है। कर्नाटक में ईवीएम सेट नहीं थी क्या? हिमाचल में इनकी ईवीएम सेट नहीं थी क्या? नहीं, जहां ये जीत जाएं, टीएमसी इतना संदेश खाली के ऊपर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उसके ऊपर इनकी एक भी महिलाएं नहीं आ रही सामने। एक महिला मणिपुर में हुई, एक महिला यूपी में हुई, तो इनको जिस जगह मध्य प्रदेश में या कहीं भी किसी भी जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पे किसी महिला के साथ अत्याचार होता तो इनको पूरा नाम याद रहता है, लेकिन जहाँ पूरा राज्य खाली हो गया, जहाँ पूरा शहर खाली हो गया, जिस जिले में हजारों महिलाओं के साथ हो रहा है, उस जगह इन्होंने एक एक्शन नहीं लिया। इनके पार्टी का एक भी आदमी वहाँ पे नहीं किया है। रात में इतिहास में पहली बार किसी महिला के साथ अत्याचार हुआ, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2 बजे रात में जलाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और आज ये रोजगार की बात करते, हमारी यहाँ फैक्ट्री बेच दी, हमारी BSNL बेच दिया, पूरा देश
पूरे 10 पूंजीपतियों को भेज दिया है। ये देश का प्रधानमंत्री आके जवाब दे। देश के प्रधानमंत्री जवाब दे। हमारे साथ पूर्व नगर अध्यक्ष दिनेश यादव जी यहाँ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। यही बौखलाहट है कि लोगों को बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। बौखलाहट तो आप लोग यही है। पहले तो ये जो हल्ला मचा है, अगर इस हल्ला में सही बात को दबाने की कोशिश है तो फिर कोई कहने की ज़रूरत नहीं। तो मैं समझता हूँ सभी से कि अपन अपनी अपनी बात कहें ताकि अपनी सबकी बात पब्लिक तक पहुँच सके। कांग्रेस की इस बात की चिंता नहीं रहती है। कांग्रेस कभी भी इतनी ना घबराहट में रहती है। जब कोई दल ज़्यादा घबराहट में हो तो उसे अपने कैंडिडेट को प्रोजेक्ट करने के लिए समय की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी एक नए दौर से गुजर रही है। ये जरूर है सत्ता में है, वो जमाना भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गया जब मूल कार्यकर्ताओं, निष्ठावान कार्यकर्ताओं की राय शुमारी से कोई काम किया जाता है। अब तो जो हाई कमान के उनने निर्णय ले लिया, चाहे वो आम दिन को रात कहें, रात को दिन कहें, तो वो जो एक असमंजस, यदि आप हमारे भाजपाई साथियों से पूछेंगे तो वो दबी जवान में, भले इसमें माइक में ना बोलें, दबी जवान में जरूर कहेंगे भैया मोदी जी का कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका खुद ही भरोसा मोदी जी पर नहीं है। तो अब ऐसे स्थिति में वो कोई भी अपनी सूची जो है वो जारी कर सकते हैं। कांग्रेस अपने आप में वो हर परिस्थितियों का सामना करने तैयार है। बहुत जल्द उनकी सूची भी आपके सामने आने वाली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कुछ समय मिला हूँ और उनकी कुछ बातें हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कुछ हताशा का माहौल है। वो इसलिए ये है, नहीं एक मिनट, इसलिए है क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप नगर अध्यक्ष नहीं यहाँ पर घोषित कर पा रहे हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में बैठ के बात हुई है। ये इस बारे में चुनाव जीत लेने का मतलब ये नहीं है कि कोई लोकतंत्र में बहुत बड़ा हो गया है या उससे कोई हताशा निराशा की बात दूसरे विपक्षी का पार्टी में आए। कांग्रेस का कार्यकर्ता ना तो हताश है, ना उदास है और ना निराश है। अगर ऐसा होता तो फिर यहाँ पर वो मैदान छोड़ के भाग चुका होता। विषम परिस्थितियों में भी आज कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता डटा। ये जरूर है कांग्रेस के कुछ नेता लालच और भय से भयभीत हैं। हम यहाँ महाराणा प्रताप जी की छत्र छाया में हैं। महाराणा प्रताप जी का जो इतिहास रहा है वो ये रहा क्षत्रियों के लिए कि वो अनेक बार युद्ध हारे हैं, परंतु उन्होंने कभी भी हताश या निराश नहीं हुए। बाकी कछ मालूम नहीं ऐसा क्या क्षत्रियता में हो गया कि क्षत्रियता के परिवार में जन्म लेने के बाद लोग हताश और निराश होकर डर जाएं और वो पार्टी छोड़ दें। तो ये एक असमंजस की स्थिति बनती, पर ज़्यादा दिन चलने की स्थिति नहीं है। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर आएगी अभी लोकसभा? कांग्रेस के पास अनंत मुद्दे हैं। सिर्फ हमें ज़रूरत है घर में लगी अपने उस टीवी को कि हम चुनाव में 2 महीने उसको बंद कर दें। इतने मुद्दे हैं, वो सारी चीज़ लोगों समझ जाएगी। पर हो क्या रहा है, एक परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत चढ़ाई जाती है और कुछ पब्लिक को भ्रमित करने के लिए। कल ही मैंने एक बड़े विश्लेषण सुना, एक टीवी का बहुत बड़े पत्रकार का विश्लेषण सुना। हमारे राहुल गांधी जी ने कहीं बोला है कि आप 5-5, 7-7 घंटे मोबाइल चलाते रहते हो, आपके पास उसका मतलब था भावार्थी काम नहीं है। मोबाइल चलाने के साथ साथ आपको भगवान जय श्री राम के नारे के साथ फिर इतना है कि आप भगवान जय श्री राम के नारे बोलो पर भूखे रहो। हमारे यहाँ बहुत से साधु संतों ने कहा खाली पेट ना हो प्रभु भजन, हरि का भजन। वही बात वही भावात हमारे राहुल गांधी जी कह रहे थे। परंतु चूंकि सामने जो हमारे घर में टीवी लगी है वो एक पार्टी का 24 घंटा 365 दिन का प्रचारक बनकर रह गई है कि हमारी अच्छी बातों को भी गलत तरीके से प्रेषित कर रही है और उनकी गलत बातों को भी अच्छे तरीके से प्रेषित कर रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, अगर भारत देश की जनता 2 महीने के लिए वो टीवी बंद कर दे तो आने वाली परिस्थितियां बिल्कुल स्पष्ट और यथार्थ में हो जाएंगी और इस देश में सत्ता और सरकार अपने आप पलट जाएगी। धर्म की माला जपो और खाली पेट रहो। अभी आपकी एक बात से मेरे को भारी आपत्ति है। महापौर जी जो हैं हमारे, जिन्होंने पार्टी बदल ली, वो क्षत्रिय थे, लेकिन व्यक्ति के आधार पर हम किसी भी समूह को या समाज को ये नहीं कह सकते हैं कि सारा समाज उनका अनुसरण करता है। मुझे बेहद आपत्ति सब इस्तीफा देके जाते ना, नहीं वर्डिंग्स के ऊपर डिपेंड करती सारी चीजें। क्षत्रिय व्यक्ति है, ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने गलती किया, मेरा समाज दोषी नहीं है। इस बात की मैं बड़े भैया मैं सुशील भैया की इस बात से सहमत हूँ। सुशील भैया ने अपने बात अपने खुद ही की। एक व्यक्ति यदि गलती करे तो पूरी समाज दोषी नहीं होती है, पर एक तालाब की मछली
तालाब की एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। उस व्यक्ति की ये गलती तो कम से कम सामने स्पष्ट हो चुकी है कि उसने पूरे क्षत्रिय समाज को कहीं ना कहीं शर्मसार किया है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। ये कोई मछलियों का मामला नहीं है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अपने समाज में 140 करोड़ की जनता है और उसमें बहुत से लोग जो है अपराधी भी हैं, उसी में करप्ट भी हैं, उसी में रेपिस्ट भी हैं, सब कुछ। तो क्या पूरा देश, पूरा सारा 140 करोड़ की जनता। चलिए, और बिल्कुल सही बात है, हमारे साथ और भी है जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे अभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिनेश यादव जी ने बोला, उनका ये कथन है कि जिनके अंदर बौखलाहट होती है, जो बड़े हतोत्साहित होते हैं, वो पहले टिकट डिक्लेयर कर देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैराथन खिलाड़ी होता है, जो वर्ष भर पढ़ाई करने वाला छात्र होता है, वो यूनिट टेस्ट में भी 90% लाने की कोशिश करता है, थर्ड मंथली में भी 90% लाने की कोशिश करता है, 6 मंथली में भी, और वार्षिक में वो 95% के ग्रेड से पास होने के लिए तैयारी करता है। और भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव के बाद उसका उत्साह मनाए ना बनाए, लेकिन दूसरे चुनाव के लिए अपनी तैयारी और अपनी कमर कस लेती है। तो हम वो लोग हैं जो देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश का विकास करने के लिए, विश्राम करने के लिए नहीं बैठते हैं। हमें थकने की फुर्सत कहाँ। हमारा जो पंच लाइन है, मोदी जी का जो पंच लाइन है, वो हमेशा से यही है, हमें थकने की फुर्सत कहाँ। वो व्यक्ति 72 वर्ष की उम्र में 18 घंटे काम करता है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि सबसे पहली त्रुटि तो आपकी भी कि आपने ये बोला कि हमको ब्राह्मण चेहरा मिला। हमको ब्राह्मण चेहरा नहीं मिला साहब, हमको भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में एक सर्वश्रेष्ठ चेहरा मिला है। आज हम सभी कार्यकर्ताओं का मान और हमारी नाक ऊंची हो गई है कि हमको सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में एक चेहरा हमको दिया, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि मेरा नंबर भी कभी ना कभी आएगा। ये कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान और जमीन से जुड़ा पंडित अंबिकेश्वर दुबे जी के परिवार का चेहरा है। तो जैसे ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी प्लान से चल रही है, अभी कांग्रेस के पास प्लान नहीं है क्या इस बार में? बीजेपी का प्लान लगभग सामने आ चुका है। उसको कैसे, जैसा कि उसने अपना जो लक्ष्य रखा है 400 पार एनडीए के लिए और 370 उसने अपने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या उन्होंने निर्धारित रखी। इसके लिए निरंतर वो प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के पास कोई लक्ष्य नहीं है इस संख्या को लेके। कांग्रेस केवल चुनाव जीतना चाह रही है। कांग्रेस अपने प्रत्याशी, उनकी दृष्टि में बेटर अपने वो छांट रहे होंगे। निश्चित रूप से कुछ न कुछ मंथन चिंतन चल रहा होगा, लेकिन कहीं न कहीं विलंब उसमें नुकसानदायक लगता है। हमें ऐसा लग रहा है कांग्रेस, एक मिनट इनकी बात का थोड़ा, एक मिनट भाई साहब, सिर्फ 1 मिनट। ये चूंकि कांग्रेस की बात हुई है, मैं जो कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है लोकसभा के प्रत्याशी हैं श्री दिनेश यादव जी, और यदि ये हैं, ये बहुत अच्छी बात है। प्रत्याशी के रूप में ये बहुत बढ़िया आदमी है। तो मैंने पहले भी बोला, वोट दे दोगे अच्छे को। ये हमारा हाईकमान तय करता है, इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है जिस सिस्टम में रहती है। चलिए अभी जो बात हो रही थी प्लान की, अभी बात की भाई साहब ने, उस पर आपका क्या कहना है? आपके पास प्लान नहीं है, कांग्रेस के पास प्लान नहीं है, बीजेपी के पास प्लान है, कैसा क्या है? आज जो देख रहा है वो 70 साल में कांग्रेस का प्लान के तहत है। आज जो देश ने 70 साल में जो देश ने जो किया है, आज जो भारतीय जनता पार्टी जो बेच फरोबी का काम कर रही है, वो 70 साल कांग्रेस की देन थी, वो किया है। आज जो भाई कह रहा था कि 95% आते हैं, किसी के पास 80% आते हैं, 100% आते हैं। आज उस बच्चे से पूछो जो उसकी मम्मी पापा मजदूरी करके उस बच्चे को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है कि मेरा बच्चा अच्छा से अच्छी नौकरी करेगा, पर आज जब वो देश का प्रधानमंत्री 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करता है, तो आज कहीं ना कहीं वो युवा ठेला लगा रहा है, सब्जी बेच रहा है, फल फ्रूट बेच रहा है, बिरिया बेच रहा है। वो युवा वोट डालने के लिए इस बार व्याकुल है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी कथनी बिल्कुल देश को बताएंगे। वो करनी कथनी देश को बताएंगे बोल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो माननीय आशीष दुबे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए, उनका अभी हमारे मित्र ने पूरा बायोडाटा आपको बताया। मैं तो ये बोलता हूँ कांग्रेस से कि आप भारतीय जनता पार्टी से कभी एक कदम आगे बढ़ाइए। आप बोलते हो कि ऐसी ही लिस्ट हमने विधानसभा चुनाव के समय जारी की थी, आपने क्यों नहीं कर दी लोकसभा में? मैं उनसे ये जवाब चाहता हूँ। आपके पास ना तो संगठन है, ना आपके पास कार्यकर्ता है। आपके यहाँ चलता है व्यक्तिवादी आदमी कि जो इसका आदमी है इसको टिकट दे दो। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मूल संगठन के आधार पर काम करती है। मैं भी यहाँ से 3 बार पार्षद रहा है ना। दूसरी बात, जहाँ तक मुद्दों की बात है, कांग्रेस मुद्दा विहीन है।
उनका इंडिया गठबंधन छिन्न भिन्न है। आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में वही ममता बनर्जी अपने विरोधियों से, कम्युनिस्टों से संघर्ष करती हैं और वही उन एनडीए गठबंधन की सहयोगी है। पहले तो कांग्रेस अपना कुनबा देख ले और दूसरी तरफ एनडीए है जहां हमारे बहुत सारे छोटे छोटे दलों के साथी है, पर हम अपने बहुमत से सरकार बनाने के बाद भी उन सभी सहयोगियों के साथ आज भी बना हुआ हमारा एनडीए गठबंधन। दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि हमने 70 साल तक देश में प्रांतों में हमारी सरकारें रही, क्यों नहीं उनने राम मंदिर बनवा लिया? क्या हमने उनको रोका था? भारतीय जनता पार्टी ने यदि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और यदि उसके बाद आप उसके बाद पता कर ले, आप राजीव गांधी ने खुलवाया था, उसके बाद वहां पे आपकी सरकार में वहां पे बाबरी विध्वंस हुआ था, आपकी सरकार, यह मुद्दा है, आपकी सरकार बात जब आती है राम पे तो इनके पेट में दर्द होने लगता है और आज तक राम का कोई दर्शन करने नहीं गया इनकी पार्टी का। और बात रही अभी हम भारतीय जनता पार्टी इस समय पैदा हुए और हमने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखी। बीजेपी अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 सीटों में कैंडिडेट की घोषणा की है और मध्य प्रदेश में 24 लोकसभा सीटों में घोषणा हुई है, जिसमें इसके पहले भी जब लोकसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ था तो 29 लोकसभा सीटों में 28 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और इस बार 29 लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में हम लोग जीत कर इतिहास रचेंगे और कांग्रेस पार्टी के पास जबलपुर में दुपकने के लिए जगह नहीं बची है, इसलिए बौखलाहट है। जाए तो जाए, 29 सीटें लेके आ रहे हैं पूरे देश में। जी मैं तो बोलूंगा चाहे मुद्दा चाहे धर्म का हो चाहे कर्म का हो, बीजेपी ने सब जगह अच्छे से काम किया है। धर्म के लिए राम मंदिर उनने पहला घोषणा पत्र का पहला पॉइंट था, संविधान के तहत राम मंदिर बनाएंगे, उनने बनाया। और आज यूथ जो बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस बोलती है, आप देख लीजिए कोरोना महामारी के बाद अन्य देशों में कितनी जॉब गई हैं और भारत में अभी भी अर्थव्यवस्था और शेयर मार्केट अभी भी अटक है। ये और देशों की अपेक्षा बहुत अच्छा है अपने यहाँ पे। बार बार मैं जब से सुन रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या दिया। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक पीएम स्वनिधि योजना होती है, 10,000 रुपये का लोन होता है, 10,000 रुपये से 2 लाख तक का लोन होता है। उसके बाद पीएम स्टार्टअप योजना होती है जिसमें 2 लाख से लेके आपको 10 लाख तक का लोन मिलता है। उसके बाद पीएम स्टैंड अप योजना भी है जिसमें 10 लाख से लेके 10 करोड़ तक का आपको लोन दे रही है। ये क्यों नहीं दे पाए आज तक? क्योंकि उनके प्रधानमंत्री तो खुद ही लाल किला से चिल्लाते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 10 पैसा पहुंचते हैं। अब बोलते कि हमने गेट खुलवाया था। अरे भैया गेट खुलवाया था तो रामलला के लिए दिया बत्ती कहाँ नहीं भेज पाए? अंदर क्यों नहीं गए? तो कहाँ नहीं पूजा कर पाए? क्या आप हिंदू नहीं हो क्या आप सनातनी नहीं हो क्या? भारत एक सनातन राष्ट्र है, राष्ट्र जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत एक जमीन नहीं है, जमीन का टुकड़ा नहीं है। और भारत की तुलना आज के पहले कहां से होती रही? लंका से, पाकिस्तान से। आज किसके? आज अमेरिका के बराबर भारत की तुलना हो रही है। क्यों हो रही है? मोदी जी के कारण। मोदी जी हो या कोई भी प्रधानमंत्री हो, भारत से बेरोजगारी समाप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा मुद्दा जनसंख्या है। आज जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करेंगे तो आपके मुद्दे जनगणना से क्या होता है? अगर जब पैदा करेंगे बच्चे ज्यादा तो कैसे समस्याओं का निदान होगा? हमें उसके लिए सबको सामूहिक रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाना पड़ेगा, तब जाके आपका ये सब। देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो इस लोकसभा चुनाव के पहले मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। इसलिए माफी मांगना चाहिए, इन्होंने जब पहला चुनाव लड़ा तो इन्होंने कहा, बड़े बड़े बैनर भी लगाए गए थे, बहुत हुई महंगाई की सरकार, अब की बार मोदी सरकार। वो कहाँ गई महंगाई? पिछला पहला चुनाव इन्होंने को माफी मांगना चाहिए। फिर इन्होंने कहा था हम 15 लाख हर व्यक्ति को खातों में देंगे। फिर इन्होंने कहा कि जुमला है भैया, तो ये जुमला कहाँ है? तो ये आज देश की जनता, देश का नौजवान इस बात को जान रहा है कि युवाओं को जो रोजगार देने की आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। आज मैं मध्य प्रदेश में बात कर रहा हूँ, महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार है। मैं नहीं कह रहा, सरकार की रिकॉर्ड कह रहा है कि इसी प्रदेश में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार और सबसे ज्यादा केस। इधर मैं रिपोर्ट नहीं दे रहा, ये इनके सरकारी रिपोर्ट है, इनकी सरकारी रिपोर्ट है, मेरा नहीं है। अभी समय बहुत कम है हमारे पास, आइए आपसे और बात करते हैं। मैं पिछले 30 साल से सर्वे का काम कर रही हूँ
और मैं पिछले 30 साल से गांव में घरों घरों में जाके देख रही हूँ। जो 30 वर्ष पहले जो महिलाओं की स्थिति थी और आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। जब मैं 30 साल पहले से सर्वे का काम कर रही तो मैं हर घर की महिलाओं को जानती हूँ और हर घर की महिलाओं से मिलती हूँ। जो उनकी स्थिति उस समय दयनीय थी और आज जो है वो आज घर में हर नारी दुर्गावती है, हर नारी लक्ष्मीबाई है, क्योंकि उसको अधिकार दिया है मोदी जी ने, उसको एक सम्मान निधि दी है और उसको एक सम्मान से जीने की शक्ति दी है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि महिलाओं की दुर्दशा पे यदि आप बातें कर रहे हैं ना तो मुझसे पूछिए। मैं 30 साल से मध्य प्रदेश के हर गांव में जाती हूँ और वहाँ सर्वे करके उस स्थिति मैंने खुद देखी है, जो महिलाओं की स्थिति थी और आज की स्थिति। इसलिए मैं खुद इस चीज के लिए बोल रही हूँ कि महिलाओं में इतना अंतर आ गया है। समय बहुत कम है, एक आखिरी बार आपसे, बड़े महिलाओं की सम्मान की बात कर रही महिला, हम उस दिन कहाँ गई वो महिला जब मध्य प्रदेश बीज विकास निगम के अध्यक्ष ने इंटरव्यू में 4 लड़कियों से अस्मत मांगी ग्वालियर में, और इसी तरह से मुल्ताई में 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है और सरकार उसकी पढ़ाई का जिम्मा लेती है और उसके पेमेंट नहीं करती। उसके अभिभावक के पास 40 लाख का चेक पहुंच जाता है। ये लगातार महिलाओं के उत्पीड़न की बात करते हैं, शायद ये भूल गए हैं, इनको ये पता नहीं है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के ऊपर 376 का केस लगा हुआ है और वो 376 का केस किस हिसाब से लगा है, किसने लगाया है, वो भी आपको मालूम है। दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो 8 विधानसभा के चुनाव हुए और 1 आप जीते, 7 भाजपा जीती, उसमें 2,40,000 वोट का अंतर है। और मैं आपको बता रहा हूँ लोकसभा चुनाव में 7 लाख से हारोगे, 7 लाख से, 7 लाख आज देश का प्रधानमंत्री जब देश में कोरोना आया और कोरोना में डेथ होने वालों को बोला था देश के प्रधानमंत्री ने कि प्रत्येक जो जिनकी डेथ होगी उनको 4 लाख रुपए कोरोना वाले जो उनकी डेथ हुई उनको दिया जाएगा। पर जो छोटे मियां शिवराज जी थे उन्होंने बोला था कि 2 लाख रुपए उनको भी मैं दूंगा। आज देश के प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, किसी एक व्यक्ति को 4 लाख और किसी एक व्यक्ति को 2 लाख मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और शिवराज जी से आके मंच से कहें, इतना झूठा, इतना छलावा, इतना जुमलेबाज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कभी नहीं देखा हमने। बड़े भाई को बोलना संबल कार्ड के तहत मेरे चेरी तालवाड़ में 13 लोगों को तो मैंने चिन्हित करके 2,12,000 रुपए मिलते हैं इनको। बस चूंकि समय बहुत कम है, आरोप और प्रत्यारोपों का ये दौर चलता रहेगा। लोग आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, ये दौर चलता रहेगा। लेकिन इसके साथ ही बेरोजगारी, महंगाई, जो कि ये मुख्य मुद्दा है, जो अब ये लोकसभा चुनाव में लोगों के सामने आएगा। कैमरा पर्सन अमित पटेल के साथ सुनील।